Okay, good evening, students. So today we have a last session of mathematics in which we going to learn about the vector algebra and 3D geometry. ठीक है, तो जो हमारा लास्ट सेशन रहेगा वो आज का है और उसके अंदर हमारे पास है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D जियोमेट्री। मतलब दोनों के दोनों बेस्ड ऑन वेक्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं। जो पुराना सिलेबस था उसमें से काफी चीजें रेशनलाइज करके निकाल दी गई है। बस वही चीजें हमें अभी यहाँ पर फिलहाल करनी है जो हमारे इस बार के नए सिलेबस के अंदर है। ठीक है, चलो तो उसको एक बार ऊपर से ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हम करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो भी अलग अलग एग्जाम्पल्स है वो करते करते हमारे टॉपिक्स देखते जाएंगे, अगर कुछ नया एड ऑन हुआ तो। अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, तो हमारे पास फिलहाल टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। ये हमारा टॉपिक है, ये कंबाइंड टॉपिक वेक्टर के बेस्ड पे है कि अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, वन बाय वन हम उसको देखते जाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर से हम एग्जाम्पल वगैरह करते जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक वेक्टर हम कैसे मेंशन करते हैं, चलिए हमें पता है कि अगर मैं ऐसा कोई ड्रॉ करूं तो वेक्टर ए बी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर ए बी। उसको लिखते हैं ऐसे है, वेक्टर ए बी। अगर मैंने उसको ए नाम दे दिया तो उसको मैं वेक्टर ए भी बोल सकता हूँ। इसमें ये जो है वो मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। क्या है, इनिशियल पॉइंट। और ये जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। क्या है, टर्मिनल पॉइंट या तो फिनिश्ड पॉइंट बोलेंगे, फिनिश्ड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ये मेरे पास वेक्टर, दैट मींस वेक्टर मतलब क्या होगा, तो जो वैल्यू है उसको कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो विद डायरेक्शन हम हमारा जो वैल्यू है वो बन जाएगा वेक्टर। ओके, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो वैल्यू होगी। अब इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखते थे, तो कोई भी वेक्टर को हम लिखते थे ये फॉर्म में, a1 a2 a3, सिंपल पॉइंट फॉर्म में। पर अगर मुझे इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसा लिखते थे a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये फॉर्म में हम लिखते थे। उसमें i j k ये तीन वैल्यू क्या होती थी, where I, J and K are unit vectors। ये क्या होते थे, I cap, J cap and K cap are unit vectors। हम उसको क्या बोलते थे, यूनिट वेक्टर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट वेक्टर काफी जगह पर हम आगे यूज करने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या हो जाएगा ये, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं, हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। अगर देखो यहाँ पर मैं सिंपल चीज लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहाँ पर एक मैं पॉइंट पी ले रहा हूँ। ये जो पी है उसका डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से मैं सोच रहा हूँ, एक्स से मतलब ये डिस्टेंस, वाई से मतलब ये डिस्टेंस, कॉमा वाई, एंड जेड से मतलब ये यहां से ये डिस्टेंस, जो भी होगा वो जेड। तो ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब O0 0 0, क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे वेक्टर ओपी। क्या बोलेंगे, वेक्टर ओपी। और उसको अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन 0 0 0 एंड एक्स वाई जेड। ओके, तो वो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज दिस डिफरेंस ऑफ x कंपोनेंट, डिफरेंस ऑफ y कंपोनेंट, डिफरेंस ऑफ z कंपोनेंट, तो हो जाएगा ये। अगर मुझे इसको लिखना है कंपोनेंट फॉर्म में तो हम उसको कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ने कैसे फाइंड किया था, स्क्वायर रूट में स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट, मतलब उसको मैं डायरेक्ट लिख लूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट एंड स्क्वायर ऑफ जेड कंपोनेंट। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और मुझे कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करना है, खाली स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड और उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया। ये वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है मेरे पास और एक इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये समझने के लिए मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, ध्यान से इसको याद रखने के लिए एक कंसेप्ट बनाया हुआ है कि जब भी मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये वाला फिर से वही चीज समझा रहा हूँ,
कि ये मेरे पास एक्स वाई जेड दिया हुआ है और एक यहाँ पर पॉइंट पी दिया हुआ है, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये जो पी है यहाँ पर जो भी होगा ये, तो पी का जो एक्स के विद रिस्पेक्ट एंगल है वो अल्फा है, वाई के विद रिस्पेक्ट एंगल जो बीटा है, और अगर मैं जेड के विद रिस्पेक्ट एंगल देखो उसको मैं गामा बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंगल्स क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स। और वो क्या हो जाएंगे, तो अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। ये जो अल्फा बीटा गामा मतलब हमने अभी भी बोला कि एक्स के विद रिस्पेक्ट एंगल, मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट एंगल जो होगा उसको हम अल्फा बोलेंगे, वाई के विद रिस्पेक्ट एंगल है उसको बीटा बोलेंगे, और जेड के विद रिस्पेक्ट एंगल उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा है वो हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स। और ये खास याद रखना कि इसकी वैल्यू ऑलवेज, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किसके बीच में होगी, ऑलवेज 0 टू पाई के बीच में ही रहेगी। अब इसके ऊपर से अगर हम आगे सोचें तो हमें मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। और वो क्या बन जाएंगे, सिंपल, मेरे पास तीन एंगल अल्फा बीटा गामा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये जो हमने लिखा उसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। कभी कभी इसको है ना, मतलब कई बार यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि ये एल, ये एम एंड ये एन, हम इसको डिनोट करते हैं। एल मतलब हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एन मतलब हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी विद रिस्पेक्ट टू जेड, मतलब एल एम एन मतलब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसको बोलेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन। और उसका एक रिलेशन है अगर याद हो तो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन भी खास याद रखना। ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन हो गए वो ऑलवेज यूनिक रहेंगे। ये क्या रहेगा, ऑलवेज यूनिक, मतलब ओनली वन सिंगल आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो। ठीक है। अब इसके ऊपर से, डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर से हमारे पास नेक्स्ट बनेगा डायरेक्शन रेशियो, क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। डायरेक्शन रेशियो किसको बोलेंगे, तो सपोज कोई भी रियल नंबर है मेरे पास ए बी सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। मतलब क्या करना है आपको, तो आपके पास जो एल आया वो एल बाय ए, एम बाय बी एंड एन इज इक्वल टू एन बाय सी, ये रेशियो सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। और ये यूनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट यूनिक, ये यूनिक होगा नहीं, बस इतना आपको खास याद रखना है। देखो हम दो चीज बात करें, वेक्टर, अगर हम थ्री डी ज्योमेट्री में जाएंगे तो ये लाइन अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वेक्टर के अंदर तो हमारे पास हो जाएगा सिंपल, कोई भी चीज है जो हमारे पास एल एम एन हो जाएगा। अगर मैं लाइन की बात करूंगा इन फ्यूचर, जो थ्री डी की बात करूंगा, तो ये प्लस और माइनस एल प्लस और माइनस एम एंड प्लस और माइनस एन लिखेंगे, मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन हो गया उसको प्लस और माइनस, क्योंकि लाइन है, मतलब लाइन मतलब समझो ये लाइन है तो दोनों साइड पे होगी, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और वेक्टर तो हमारा एक इनिशियल और एक यहाँ पर स्टार्टिंग एंड एंडिंग, मतलब इनिशियल एंड, यहाँ पर मेरा टर्मिनल होता है, यहाँ पर लाइन में क्या होता है, दोनों साइड पे ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस, अगर डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं तो एल एम एन, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये खास याद रखना है। तो इसके ऊपर से मैं आपको वेक्टर के अंदर दूसरी एक चीज समझा रहा हूँ, वेक्टर के लिए खास है। अगर जो आपको वेक्टर दिया है, सपोज एक वेक्टर दिया है आपको ए, वेक्टर ए, वो दिया है ए आई कैप प्लस बी, एक जनरल वेक्टर दिया हुआ है मुझे, कोई भी वेक्टर, अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बनता है, क्या बनता है, यूनिट। यूनिट वेक्टर का मतलब आपको पता है, मतलब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड करूंगा और आंसर 1 आएगा तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो क्या करेंगे, तो जो हमारा ए बी एंड सी यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये ए बी एंड सी, वो हमारे क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। यही आपके ए बी एंड सी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे अगर गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अगर गिवन वेक्टर इज नॉट यूनिट, यूनिट नहीं है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो ए बी सी है वो हमारे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। ये तो हमारा डायरेक्शन रेशियो हुआ, पर उसमें से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे, एल इज इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड। मतलब हमने अभी आगे देखा था कि भाई कोई भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली
आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो एल एम, एम मतलब बी अपॉन, बी मतलब ये वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड एन मतलब जेड कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर जो मेरे पास है ये वो सी डिवाइड बाई ये। तो ये मुझे क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, बट यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये एबीसी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। और अगर यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्ट कोसाइन हो जाएगा। रेशियो के ऊपर से कोसाइन बनाने के लिए और कुछ नहीं करना है, ये एबीसी को क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेना है। ओके, आर बार जो है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर लेना है, खाली डिवाइड कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको सिंपल आइडिया आ गया। तो मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछूं ऐसा सिंपल एक आंसर दूं, सॉरी एक क्वेश्चन दे दूं कि अगर मेरे पास एक वेक्टर आर बार है, 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये मेरे पास है, तो पहले चेक करेंगे हम। अगर बोला हुआ है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड वन हो रहा है या नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 4 4 8 प्लस 1 9 अंडर 10, मतलब क्या हो गया 3 हुआ, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब यूनिट वेक्टर ना हो तो हमने अभी बोला था कि डायरेक्शन कोसाइन मतलब कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट है मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब, ये मुझे मिल गया, तो डायरेक्शन कोसाइंस, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना कंपोनेंट को अलग अलग। तो क्या हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन कोसाइन बाद में मैंने बोला था कि अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो जो एबीसी होगा वो रेशियो बन जाएगी, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, ये मेरा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब इसके ऊपर से मुझे फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे हो जाएगी, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये कंपोनेंट को, ये आर है उसके मैग्नीट्यूड मतलब 3 से डिवाइड कर लेना है। ये जो मेरा आंसर आया, ये मिल गया मुझे डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, मतलब मैं उसको बोलूंगा एल एम एंड एन, ये एल एम एन हमें मिल गया, सिंपल। ओके, तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ये कंसेप्ट याद रखोगे तो काफी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, चलो वन मोर चीज आप आगे लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे सिलेबस की ओर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, तो पैरेलल दो, दो वेक्टर पैरेलल कब हो गए, मतलब अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए को मैं कोई बी के स्केलर वेक्टर से लिख पाऊंगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर ए बार कैन बी फॉर्म्ड बाय स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। कोई भी स्केलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन से अगर मैं बी के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैं अगर ए लिख पाता हूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बट याद रखना लैम्डा मतलब जो भी जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर नंबर से, वो 0 होना चाहिए नहीं। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा पैरेलल की बात। अगर मैं नेगेटिव वेक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं, नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर में क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव वेक्टर के लिए सिंपल, अगर मेरे पास एक वेक्टर आर बार है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या बन जाएगा, सिंपल, ये जितने भी उसके कंपोनेंट हर एक को ऑपोजिट कर लेना है, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो सपोज ये मैंने माइनस लिया, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या करना है, कंपोनेंट की साइन चेंज करनी। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखा था, क्या देखा था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब, तो अगर मुझे पूछे दो तरीके से केस के अंदर पॉसिबिलिटी है, स्केलर कंपोनेंट या तो वेक्टर कंपोनेंट। ओके, अगर स्केलर कंपोनेंट बोला हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर जो है वो ए कॉमा बी कॉमा माइनस सी। अगर वेक्टर कंपोनेंट बोला है तो क्या होगा, ए आई बी जे माइनस सी के, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट। तो अगर स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट की बात करें तो सिंपल इतना आपको याद रखना। अब कंपोनेंट के बाद हमारा मेन एक कंसेप्ट आता है एडिशन, क्या आता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब उसमें क्या क्या चीजें समझनी है वो खास याद रखना, क्योंकि उसके ऊपर काफी एग्जांपल्स आते हैं। तो ये एडिशन वाला खास क्वेश्चन याद रखना है। हमारे पास है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कैसे करेंगे ये भी हम सीख चुके हैं कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए बार है, एक वेक्टर ए है, उसको मैं ऐसे लिखूं, ए वन आई प्लस
A2j प्लस A3k बार k कैप एंड b बार एक वेक्टर है मेरे पास B1i प्लस B2j प्लस B3k, ये दो मेरे पास वेक्टर है। तो a बार प्लस b बार हम कैसे करते थे, तो उसके x मतलब i कंपोनेंट जो है x कंपोनेंट उसका एडिशन मतलब क्या हो जाएगा a1 प्लस b1 i कैप फिर प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a बार प्लस b बार, मतलब मैं इसको वेक्टर को बार भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास और एक कंसेप्ट था, इसका ही कॉम्पिटेटिव लो, a बार प्लस b बार करो या b बार प्लस a बार कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमने बोला था कॉम्पिटेटिव लो। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद ये जो हमने एडिशन किया उसके बाद दो चीजें हमारे आगे मतलब हम पढ़ेंगे। कौन सी दो चीजें, तो एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्राइंगल। और दूसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम। दूसरी चीज क्या है, पैरेललोग्राम। चलो अब ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल के अंदर ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं ना। मेरे पास है ए बी सी, यहाँ पर वेक्टर ये ए बी वेक्टर है और ये मेरे पास ए सी वेक्टर है। उसको मैंने ए बार बोला, सॉरी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में। और ये है मेरे पास बी बार। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये यही डायरेक्शन में और यही डायरेक्शन में, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब देखो मेरे पास ए बार वेक्टर क्या है, तो सी ए, वेक्टर सी ए प्लस बी बार क्या है, वेक्टर ए बी। तो सी ए डायरेक्शन है, देख लो ध्यान से, सी टू ए डायरेक्शन है, ए से बी डायरेक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस, मतलब यहां पे जा रहा हूं ऐसे, प्लस वेक्टर सी ए, अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। वो खास याद रखना, ठीक है। रेडी, तो देखो यहाँ पर ये दो तो चीज है ही मेरे पास। इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो खाली आंसर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और ये मेरा डायरेक्शन कौन सा है, सीबी है, सीबी। अगर मैं उसको उल्टा करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बन के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ट्राइंगल के बारे में ये चीजें खास याद रखें क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अब मुझे अगर पैरेललोग्राम की बात की है ना, तो मेरे पास ये जो वेक्टर रहेगा, वेक्टर ए, वो इस डायरेक्शन में, और वेक्टर बी उधर से ही ये डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी बार सेम, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। उसका रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर मिलेगा, हाफ एंगल पे, मतलब ये मिलेगा। तो होगा ए बार प्लस बी बार। क्या होगा, ए बार प्लस बी बार। ये खास आपको याद रखना है। और उसको हम डायगोनल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायगोनल बोले। तो पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल में इतनी चीज समझ में आ गई। ओके, अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये एडिशन का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए, अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखो हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट है। एक है डॉट प्रोडक्ट, दैट मींस उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब उसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। चलो, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या चीजें आएगी, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, तो हमने अभी बताया डॉट प्रोडक्ट। क्यों ऐसा बोला हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है उसका आंसर हम सबको पता है कौन से फॉर्म में आता है। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो आता है वो स्केलर फॉर्म में आता है, नंबर के फॉर्म में। इसीलिए उसको क्या बोला हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट बोला हुआ है। ओके, तो मैं अलग अलग कुछ टर्म समझा रहा हूँ यहाँ पर। नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है उसमें कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए बार मोड बी बार इनटू कॉस थीटा। ये हमारे पास, और इसके ऊपर से अगर मुझे बोला हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कोसाइन एंगल, तो इसके ऊपर से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मोड ए बार मोड बी बार। ये मेरा कोसाइन ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो डन। नंबर 2 कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बार डॉट ए बार। मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, कम्यूटेटिव। क्या है, कम्यूटेटिव। थर्ड नंबर, अब अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं, ए बार मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म मतलब ऐसा है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। और अगर मेरे पास बी बार कुछ ऐसा है, मतलब वेक्टर बी, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, अगर ये है तो ए बार डॉट बी बार कैसे फाइंड करेंगे। तो ये ए वन बी वन मतलब एक्स कंपोनेंट जो है उसका एडिशन मल्टीप्लीकेशन प्लस वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पर आई जे के नहीं है, देखो ध्यान से। तो इसका आंसर जो आएगा एडिशन के, वो क्या आंसर आएगा, स्केलर में आएगा। क्या आएगा, स्केलर। इसीलिए इसको क्या बोला हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। अब उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन है, ये इसके अंदर ही चल रहा है हम लोग अभी। फोर्थ वन है कि ए बार डॉट बी बार अगर जीरो हो गया, और किसके लिए, फॉर ए बार नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी बार नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब वेक्टर ए बार एंड बी बार जीरो वेक्टर नहीं है, ये दोनों जीरो वेक्टर नहीं है। उसका अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि ए बार एंड बी बार परपेंडिकुलर है। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, या तो फिर ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर या तो फिर क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। और उल्टा भी होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ओके, तो ये याद रखना, ऑर्थोगोनल। चलो नंबर 5। अब हमें ये भी पता है कि आई क्या था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड आई डॉट जे अगर पूछूं, जे डॉट के पूछूं एंड के डॉट आई पूछूं तो आंसर क्या होगा, 0। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो मैं आई जे लिखूं, जे डॉट आई लिखूं, जे डॉट के लिखूं, के डॉट जे लिखूं, या के डॉट आई लिखूं या आई डॉट के, तीनों तीन का कोई मतलब अलग होता नहीं है। ओके, तो ये नंबर आपको एक याद रखना है। अब हमारे पास है दूसरा और लास्ट इसके अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर, सिक्स प्रोजेक्शन। इसकी बात करेंगे हम। और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोलेंगे मालूम है, आई जे के आर, ये जो आई जे एंड के है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ठीक है, चलो। अब हम करते हैं प्रोजेक्शन की बात। किसकी बात करते हैं, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार मतलब क्या होगा, तो सपोज मेरे पास ये ऐसा कुछ ग्राफ है, यहां से ये मेरे पास है बी बार, और ये मेरा है ए बार। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार बोला हुआ है, तो ये मेरा ओ बी, इसके ऊपर 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वेक्टर मेरा जो है, तो मैं अक्सर लिख देता हूँ, ये बी बार है मेरा। ठीक है, और यहाँ से इसका प्रोजेक्शन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम ऐसा लिखते थे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार डॉट बी बार, और जिसके ऊपर है उसका मतलब बी बार के ऊपर है ना ऑन बी बार, तो नीचे बी बार का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। बस इतना याद रखना है। अगर उल्टी बात करें, देखो यहाँ पर एरो ना करो तो समझ जाना। अगर मैं पूछूं प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो वही रहेगा, क्योंकि बी बार डॉट ए बार करेंगे ना, जैसे कि देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो क्या हो जाएगा, तो बी बार डॉट ए बार। अब हमें तो पता है बी बार डॉट ए बार लगोगे, ए बार डॉट बी बार उधर से, बट नीचे क्या हो जाएगा, किसके ऊपर है, बी बार ऑन ए बार। ऑन ए बार मतलब ए बार का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका कंसेप्ट है। अब इसके बाद कुछ नया, हाँ, ये भी एक पूछ सकते हैं प्रोजेक्शन के अंदर, ऐसे एक अलग से चीज, ये फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग बी बार। तो ये ध्यान रखना, अलोंग और ऑन में डिफरेंस है, हाँ। तो अलोंग बी बार का आंसर मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो वही जो था वही का वही, ये जो था हमारे पास, क्योंकि बी बार की अलोंग बी बार है तो यही आएगा। अब ये जो है उसको अगर मुझे लिखना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं पता है क्या लिख सकता हूँ मैं, उसको बी कैप लिख सकता हूँ। तो इसके साथ मुझे क्या करना है, बी कैप से मल्टीप्लाई करना है।
बी कैप से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल यही चीज। उसके अंदर खाली क्या करना है, डॉट, मतलब डॉट नहीं, सिंपल, क्योंकि ये जो वेक्टर है और ये तो स्केलर आंसर आने वाला है, तो इसका बी कैप के साथ प्रोडक्ट करना है, इसके साथ बी कैप के साथ, ठीक है। चलिए, उल्टा होगा तो उल्टा याद रखो, सिंपल, प्रोजेक्शन ऑफ होगा डी बार अलोंग ए बार, मतलब उल्टा हो जाएगा, बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ए बार, यहाँ पर भी आएगा ए बार, ठीक है। चलिए, और बी बार यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर बी, ठीक है, ये खास ध्यान रखने का। अब हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड वाला कौन सा था, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये सब चीजें हम वापस समझेंगे, पर क्रॉस प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में सीखना है, वो डॉट प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग, ए बार मोड ए बार मोड बी बार साइन थीटा इनटू एन कैप होता है। और ये एन कैप क्या है, ये खास ध्यान रखिएगा, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर होता है, हमें पता चल गया, पर यूनिट वेक्टर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर perpendicular to both ए बार एंड बी बार, दोनों को परपेंडिकुलर हो ऐसा एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। चलो चलो, सेकंड, अगर मुझे कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो ए बार प्लस बी बार का ओरिजिनल मतलब कैसे, सिंपल न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, तो आई जे के फर्स्ट आई जे के, सेकंड रो में ये ए बार मतलब वेक्टर ए के कंपोनेंट मतलब क्या आएगा, ए1 ए2 ए3, एंड सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में वेक्टर बी के कंपोनेंट मतलब बी1 बी2 बी3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, जो हमें पता है भाई कि आई कैप के साथ क्या आएगा, डिटरमिनेंट जो करते थे भाई का भाई, रो कॉलम हाइड कर लो, तो ये डिटरमिनेंट आएगा, वही चीज पूरी की पूरी वही चीज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बाजू में माइनस जे कैप होगा, यहाँ पर बाजू में आएगा प्लस के कैप होगा, और यहाँ पर बाजू में आएगा, इसका आंसर किसके फॉर्म में आएगा, वेक्टर के फॉर्म में आएगा। इसीलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट भी हम उसको बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी, ठीक है। चलो, अब हमारे पास और एक इसका रूल था कॉम्पिटेटिव वाला, याद हो तो, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विच इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, मतलब कॉम्पिटेटिव क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, बट अगर मुझे इक्वल करना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार, नेगेटिव के साथ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर वेक्टर है, तो ए बार बी बार बी बार ए बार ले रहा हूँ ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ए बार क्रॉस बी बार मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हो गया, तो दो वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बट कंडीशन याद रखना कि यहाँ पर ए बार खुद से जीरो बार नहीं होना चाहिए, तो ए बार बी बार दोनों नॉन नेगेटिव वेक्टर्स है, कैसे है, नॉन नेगेटिव। फिर इसके ऊपर से हमने जो देखा था वो आई बार क्रॉस आई बार क्या हो जाएगा, जे बार क्रॉस जे बार क्या हो जाएगा, एंड के बार क्रॉस के बार क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब जीरो बार, जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अगर मैं डिटरमिनेंट वाला लॉजिक अप्लाई करूं तो सेकंड रो में भी आई के कंपोनेंट आएंगे, थर्ड रो में दो, तो हमने बचपन में सीखा हुआ है कि अगर दो रो सेम होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, है ना। अगर मैं आई जे की बात करूं, ऐसे आई क्रॉस जे, तो साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, कैसे ऑर्डर में चलना है, साइक्लिक ऑर्डर, आई जे एंड के साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, तो आई जे लूंगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, के कैप। अगर मैंने लिया यहां से जे के लिया, जे बार क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप। एंड अगर मैंने ये लिया के क्रॉस आई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जे। पर याद रखना यहाँ पर ऑर्डर मैटर करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर मैंने इसको जे क्रॉस आई लिखा तो ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, वो खास याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने जो किया वो पूरा का पूरा हमारा नॉर्मल बेसिक रिवीजन था, और एक साथ में एक और एक कर देते हैं, जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरेललोग्राम भी कर देते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकली पैरेललोग्राम अगर समझने जाए, क्योंकि इसके सम ज्योमेट्रिक वाले काफी पूछे हुए हैं पैरेललोग्राम के, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, थ्री, ये जो मेरे पास है वो, अगर मैं उसको नाम देता हूँ, ये वेक्टर है मेरे पास ए बार और ये वेक्टर है मेरे पास बी बार, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो ये डायमीटर है मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये डायमीटर कैसे जाएगा, ये जो डायमीटर वो ऐसे यहाँ से जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो हमने देखा हुआ है कि अगर ये दोनों एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में, मतलब जैसे कि ये यहाँ जा रहा है ये यहाँ जा रहा है,
तो ये उसके उल्टे में जाएगा और कंफर्म है। देखो ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये इस तरह भी जाएगा ना। ठीक है, चलिए ये मेरे पास है। उसका रूल ऐसा है कि अगर मुझे पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या पूछा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अगर अगर मुझे उसको डायगोनल के फॉर्म में लिखना है, डायगोनल के फॉर्म में, तो हाफ ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, क्यों, देखो ध्यान से देखो, तो ये तो ट्राइंगल बन रहा है भाई, ये यहाँ पर ट्राइंगल बन जाएगा ना ऐसे, है ना। तो ये डायरेक्शन, डायरेक्शन और ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम का जो भी आंसर आएगा हमारे पास, है ना, तो पैरेललोग्राम का जो भी आंसर आएगा उसका तो ये हाफ डिवाइड कर रहा है, मतलब दो ट्राइंगल कैसे एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब अगर इससे फाइंड करेंगे हाफ ऑफ दिस, इसका हाफ हमें लेना है। तो इतनी मेरे पास बेसिक कंसेप्ट थी। अब देखो जितने पॉसिबल होते हैं उतने थोड़े एक 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 करके एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है, चलो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस, आपको ऐसा दिया हुआ है, द स्केलर फाइंड करना है आपको, find the scalar projection of the vector कुछ ऐसा दिया है, 3i माइनस 2j प्लस 3k on the vector i माइनस j प्लस k, बराबर। इसके ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है, स्केलर प्रोजेक्शन, मतलब ऐसा लिखता हूँ, फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। तो ये मैं बोल दूंगा ए बार और ये क्या हो जाएगा बी बार। सो लेट ए बार इज इक्वल टू 3i माइनस, मैं उसको शॉर्ट में लिखता हूँ, चलो ऐसा लिखता हूँ 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3, एंड बी बार क्या दिया हुआ है 1 माइनस 1 1। और हमें क्या करना है, ए बार ऑन बी बार फाइंड करना है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार ये करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन मोड बी बार, सिंपल है ना। तो ये तो आप खुद ही कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन करके कर लो। तो ए बार डॉट बी बार ऊपर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो क्या होगा 3 प्लस ये 2 प्लस 3, और नीचे बी का क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब क्या होगा √3, और ऊपर क्या है 3 3 6 7 8, तो 8 बाय √3। ये आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। ठीक है, चलिए दूसरा एक एग्जांपल, मेरे पास ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार सच दैट, ऐसे दिए हुए हैं कि उसका मोड ए बार आपको दिया हुआ है कितना, मतलब मोड ए बार, मतलब मैं ऐसा ना लिखूं तो समझ जाना, 2 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी दिया हुआ है 3, एंड आपको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए बार ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 4। देन आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस 2 बी बार, ये फाइंड करने के लिए बोला है। यस, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल देखो, अब इसको मैं, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड, तो अब इसके अंदर तो क्या कैसे, मतलब ये मैग्नीट्यूड को अलग करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर याद हो तो ये फॉर्मूला था कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं, इसका मतलब क्या होगा, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ। तो उसके लिए हमारे पास ऐसा था, मैं यहाँ लिख रहा हूं मैं कि ए बार और ए बार, तो वो क्या बन जाएगा मोड, सॉरी, मोड ए बार का स्क्वायर, है ना। मतलब ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए बार डॉट ए बार हो जाएगा, तो मोड स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये बन जाएगा। मतलब किसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए बार माइनस 2 बी बार डॉट ए बार माइनस 2 बी बार, ये हम फाइंड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करना हमें आता है, तो ए बार डॉट ए बार
माइनस टू ए बार डॉट बी बार माइनस टू बी बार डॉट ए बार माइनस माइनस प्लस फोर बी बार डॉट बी बार। अब हमने अभी देख लिया कि ये चीज हम लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ए बार का स्क्वायर। जब भी आप कोई भी ऐसा फॉर्मूला लिख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो ब्रैकेट में उसको लिख के मेंशन करो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बता दिया है ये, ठीक है। चलो, अब ये दोनों सेम ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि कॉम्पिटेटिव है, तो वो भी बाजू में दिखाओ कि भाई ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सेम, तो माइनस फोर ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, प्लस फोर ये मोड बी बार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या है, टू, तो टू का स्क्वायर फोर, माइनस फोर इंटू इसकी वैल्यू क्या है फोर, प्लस फोर इंटू इसकी वैल्यू थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन। अब ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 36 प्लस फोर 40, 40 माइनस 16, तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 40 माइनस 16 क्या हो जाएगा, अंडर रूट, मतलब ये हो जाएगा टोटल आंसर 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, देखिए, है ना। 16 माइनस कर देने मुझे, इसमें 16 ऐड करो तो 40 हो जाएगा ना। और ये आंसर किसका आया हमारे पास पता है, ये आंसर आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस टू बी बार के होल स्क्वायर का आया भाई। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान रखना गलती ना हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन दिया होगा, जो दिया है विदाउट स्क्वायर, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 24, और उसको हम क्या लिखते हैं अंडर रूट 6 इंटू 4, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, टू रूट 6, क्या बन जाएगा आंसर। आपको आंसर में से ये ढूंढ लेना है। वन मोर एग्जाम्पल, अलग वैरायटी लेते हैं इस बार, कुछ अलग ही लेते हैं। चलो, ऐसा कुछ एग्जाम्पल पूछा हुआ है, फाइंड साइन, साइन थीटा पूछा हुआ है, साइन थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन ए बार इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k, एंड बी बार दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो ये आपको दिया है, बोला कि साइन थीटा एंगल फाइंड करो, एंगल बिटवीन, तो साइन थीटा ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए बार बी बार के एंगल तो हमारे पास तो कॉस वाला हमें पता है, साइन में क्या होता है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, फिर आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, वो एन वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार वो भी फाइंड करना पड़ेगा, तो लेंथी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, पहले मैं ए बार डॉट बी बार कर दूं, तो ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 प्लस 8, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4, मतलब क्या हो जाएगा √14। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 16, कहाँ से आया आपको पता है सबको, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 हो जाएगा, है ना। देख लो, तो अब ये सब आने के बाद हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला था, तो मैं आपकी बाद में साइन थीटा बाद में करेंगे, पहले कॉस थीटा लिख लेते हैं, उसके ऊपर से साइन थीटा हम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट करूं तो क्या बन जाएगा, तो ऊपर है 12, नीचे है अंडर रूट 14 अंडर रूट 24। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे भाई, तो कैसे करेंगे देखो, इसको मैं 2 और 7 ऐसा डिवाइड कर लूँ रूट में, और अगर इसको मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, अभी हमने आगे लिखा था रूट मतलब 6 इंटू 4, मतलब हो जाएगा 2√6, √6 को भी मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। हाँ, तो 2 से यहाँ से ये कट कर लो 6 हो जाएगा, और ये √2 बन के क्या हो जाएगा 2, तो उससे कट हो जाएगा यहाँ पर ऊपर 3, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3/√21, ये मुझे कॉस थीटा मिल गया। सिंप्लीफाई करना है जितना पॉसिबल हो उतना। चलो, तो मुझे तो साइन थीटा फाइंड करना है, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है ना, तो उसके ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, है। तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या है मेरे पास 3/√21, तो उसमें क्या हो जाएगा 9/21 हो जाएगा। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो नीचे 21 ही आएगा, ऊपर 21 माइनस 9 करना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा बराबर, तो ऊपर बचेगा 12। ये तो साइन स्क्वायर आया, मुझे क्या फाइंड करना है, साइन थीटा करना है, तो देयरफॉर
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, ओके, और नीचे इसका स्क्वायर रूट। अब इसका तो मुझे पता है 2√3 होता है, क्योंकि 4 3 12, 4 3 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का √3। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो रूट, ये भी √3 एंड 2√7 है कि नहीं, ये कैंसल, तो आंसर क्या आ गया 2/√7। तो ये आपको आपका साइन थीटा मिल गया। तो कुछ इसमें नया है नहीं। तो इस तरह हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप जितने एग्जाम्पल करना चाहो कर सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे और हमारा ये पूरा 12th का रिवीजन भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट सेशन था मैथ्स का, ठीक है। अब बोला हुआ है इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस की बात की है। अगर मैं बात करूं कि वेक्टर पी क्यू मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है 3i माइनस 2j प्लस 2k, एंड मुझे दिया हुआ है वेक्टर पी एस दिया हुआ है, तो ये -i माइनस 2k इतना ही दिया है, मतलब j का 0 है। और आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला हुआ है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू एस, ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला हुआ। अगर मैं थोड़ा ग्राफिकली उसको समझाऊं या ट्राई करूं, तो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया मेरा। चलो अब ये P कॉमन है ना, तो मुझे क्या दिया हुआ है पी क्यू, यहाँ पर S और ये R है। देखो क्योंकि पी क्यू मुझे दिया हुआ है वेक्टर ये, है ना, तो और पी एस दिया मुझे ये, तो पैरेललोग्राम में हमें सबको पता है कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी बार, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास पी आर बार वेक्टर कैसे मिल जाएगा मुझे, तो पी आर बार मतलब वेक्टर पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई पैरेललोग्राम लॉज, हाँ, पी एस, इन दोनों का एडिशन से हो जाएगा। अब पी क्यू एंड पी एस तो मुझे दिए हुए हैं, दोनों का एडिशन ही करना है, तो क्या हो जाएगा 2i और -2j एज इट इज, और ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 0k हो जाएगा। मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड करना है। मैग्नीट्यूड मतलब हम सबको पता है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा √8, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 2√2। चलो ये तो मुझे मिल गया। अब मुझे मुझे क्यू एस बोला हुआ है, मतलब देखो मुझे ये मान, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, मुझे ये बोला हुआ है ये क्यू एस, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में है। तो मैंने आपको अभी आगे समझाया था ट्राइंगल, तो देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है इतना, और ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, उसका रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसके ऊपर से, तो वेक्टर पी एस इज इक्वल टू किसका किसका सम, तो पी क्यू प्लस क्यू एस, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। तो पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी एस मिल जाएगा, तो मुझे तो फाइंड करना है क्यू एस, तो क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एस माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा वेक्टर क्यू एस इज इक्वल टू पी एस माइनस पी क्यू हो जाएगा। अब यस तो रेडी है मेरे पास, ये रहा -1 में इसको, इफ हम -1 0 -2 है, एंड माइनस पी क्यू क्या है 3 -2 2, 3 -2 2, चलो सब्ट्रैक्शन कर लो, तो आपको वेक्टर क्यू एस मिल जाएगा। दिस वाज -4i कैप हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 2j कैप हो जाएगा, एंड -4k कैप हो जाएगा। और मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, अंडर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का 4 प्लस 16 हो जाएगा। ये कितना टोटल कितना हो जाएगा 32 है, वो 36, और उसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू एस भी यहाँ पर मिल गया, है ना। तो कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, आपको खाली क्या करना है, जो हमने आगे जितना सीखा उसके बेस पे आपको काम करना है। अगर डायरेक्शन को साइंस पूछे, तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट को खास फॉलो करिएगा, कि डायरेक्टली यूनिट वेक्टर दिया है कि नहीं दिया है, इसके ऊपर से ही आगे काम करिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर बोला है कि डायरेक्टली मुझे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ये रहे, अगर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो जो वेक्टर है आपका ए बी सी का जो कंपोनेंट, वही आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर गिवन वेक्टर, तो क्या करना है, कंपोनेंट को यूनिट वेक्टर से खाली डिवाइड कर लेना है, सिंपल, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन भी कुछ नया है नहीं। ये तो बस, तो हम आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स और पर्सनली, otherwise we are going to end this session here. I can see that there is no any student, तो हम यहाँ पर इस सेशन को एंड कर रहे हैं सर।